तो रिवीजन, जिन बच्चों ने लिख लिए थे वो फॉर्मूले उसमें देखते जाएं, बताते जाएं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, तो इन दोनों के बीच में ना फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा बताओ, अगर m1 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है m2 से, तो किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, m1 पे ज्यादा फोर्स लगेगा या m2 पे ज्यादा फोर्स लगेगा? फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है दोनों बॉडीज के ऊपर, फोर्स हमेशा पेयर में आता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, सेम, इसके ऊपर भी यही और इसके ऊपर भी यही, ठीक है। अब दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, लेकिन जो बॉडी हैवी है ना, ज्यादा वजन है जिसका, उसमें मोशन कम होगा। जैसे हमारी अर्थ जो है, ये पेन और अर्थ दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन अर्थ इसकी तरफ नहीं आएगी, ये अर्थ की तरफ जाएगा। क्यों? इसका मास बहुत कम है ना, तो छोटा सा फोर्स भी इसको अर्थ की तरफ ले जाएगा। तो पहला फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था कि अर्थ के लिए G की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G m अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां की बात हो रही है? सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। जब भी मैं कैपिटल आर लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना मैं कहां की बात कर रहा हूं, सरफेस की बात कर रहा हूं। सरफेस, यहां पे देखो रेडियस कितनी होती है, कैपिटल आर। लेकिन मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस में कितनी लिखूंगा? स्मॉल आर। और स्मॉल आर पता है किसके इक्वल है? कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारा कोई पॉइंट यहां है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट यहां है, सरफेस से ना ये डी नीचे है, तो इस पॉइंट को भी मैं क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। लेकिन इस बार आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर माइनस डी। तो सरफेस के ऊपर कैपिटल आर, उसके अलावा कहीं पे भी हो हम स्मॉल आर लिखेंगे। स्मॉल आर कभी आर प्लस एच होगा और कभी आर माइनस डी होगा। इतना समझ में आया ना? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहां के लिए? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे खड़े हो अगर आप अर्थ के, तो आपके ऊपर ये लगेगा। कैपिटल आर देख के हम समझ गए। लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले गए, अब देखो अर्थ की सरफेस से मैं यहां पे चला गया, ये वाली हाइट के ऊपर, ये एच है, यहां से यहां तक के तो आर था, तो इस बार आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। इस केस में जो नई वाली ग्रेविटी है, अर्थ की सरफेस पे जी रहता है, ऊपर या नीचे क्या हो जाता है? जी डैश। जी डैश हम कैसे निकालेंगे? जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब हम लगाएंगे? फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एच, हाइट बहुत ज्यादा है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हाँ फॉर्मूला बोलते जाना है सबको, फॉर स्मॉल एच, छोटे से एच के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था? डेप्थ के कारण, तो जी डैश इज इक्वल्स टू, अब डेप्थ पे आ गए हम लोग, यहां पे है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आर। यहां से यहां तक के तो आर होता है, ये ऊपर से नीचे आ गया मैं डी, तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस डी के इक्वल। अब जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी 1 माइनस जितना नीचे आ पाए डी डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब ये है, इट मींस एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि जब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सॉरी, जब डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर। भाई तुम अर्थ में गड्ढा करते 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 नीचे जा रहे हो, कहां तक के चले गए? कितनी डेप्थ तक के? इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के। तब जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 0 है, इसी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा था? रोटेशन के कारण।
तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ बुक में इसको लैम्डा भी बोल देता है, कुछ कुछ में इसको पाई भी बोल देता है। तो एंगल से, एंगल को हम थीटा बोले, फाई बोले, लैम्डा बोले, वो बुरा नहीं मानता, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा था, सिक्स्थ, हाँ, पोल और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होता है, आर ई अपॉन आर पी स्क्वायर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने नेक्स्ट देखा था कि पोल और अर्थ इक्वेटर पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो कितना रहता है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने फिर फील्ड देखी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। यहां पे देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल, और उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तीन चीजें हमको देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इनका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है क्या, इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास या जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। अर्थ के ऊपर अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच के। भाई किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा अर्थ की सरफेस पे कितना होगा, तो आप इसी जगह कैपिटल आर रख देना, ऊपर तो आर स्मॉल आर, है ना। अर्थ की सरफेस है तो यहाँ कहीं पे, ये देखो, यहां से इसकी डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, आर। हाँ, अगर मैं बोलूं यहां पे निकालो, तो यहाँ पे कितनी होती है, कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर रख देना। इस पॉइंट पे निकालना है तो भाई अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस को आप यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू अपॉन एम के। ये इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारा, माइनस जी एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला आया था पोटेंशियल का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अर्थ है, इससे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो आप पूछेंगे सर यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं बताऊंगा ये डिस्टेंस जो है ना वो आर है, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट के ऊपर इतना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है। अब उस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कोई चींटी पहुंच जाए, या हो सकता है कोई हाथी पहुंच जाए, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पे, तो दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी या सेम होगी, अलग अलग, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। तो देखो अर्थ की सरफेस से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इतना है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस जी एम एम अपॉन आर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, इसमें मास को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बॉडी वहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है। इस पॉइंट पे अगर कोई हल्की बॉडी पहुंचेगी तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर कोई हैवी बॉडी पहुंचेगी जिसका मास ज्यादा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था, इसके बाद स्केप वेलोसिटी था। इसके बाद हमने स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 2gm अपॉन आर, या इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, देखो मैं सही लिख रहा हूं, 2gr। तो स्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले निकल के आए थे। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर निकल जाए। कश्यपी को पता है कि जब इस पेन को कम स्पीड से फेंको तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आ जाता है, बहुत स्पीड से फेंको तो बहुत ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा। कोई तो ऐसी स्पीड होगी जिसमें ये बाहर जाएगा और वहीं लटक जाएगा। वही स्पीड जिससे आपको फेंकना है ना, वो क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है ये। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी या एक बड़े से स्टोन के लिए सेम होगी, वेरी गुड, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो मास आया ही नहीं, तो किसी भी बॉडी को फेंको सेम वेलोसिटी से, तो यहां से चींटी को या हाथी को सेम वेलोसिटी दे दो तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसके बाद कौन सा देखा था हमने, केपलर के लॉ देखे थे। पहला केपलर का लॉ था
क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या बोलता है कि बीच में सन है और अर्थ इसके चारों तरफ एक सर्कुलर फैशन में नहीं घूमती है, इसलिए ऐसा बना के मैंने इसको क्या कर दिया था, कट। ये गलत है। एक्चुअल क्या है फिर कि यहाँ पे सन है, पहले एलिप्स बना लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देख, एक्चुअली ऐसा है, ये एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्स के दो फोकस होते हैं जिसमें से एक फोकस पे सन है और अर्थ जो है ना ऐसे रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी हो, ऐसे करके अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये पहला लॉ है, कितना इजी है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, चाहो तो डायग्राम बना के उसी में लिख लो। दूसरा लॉ क्या था इसका, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या था, हाँ यहां पे देखो, अगर यहां पे सन है, अर्थ जो है एक महीने में यहां से लेके यहां तक के पहुंची है, तो इन दोनों को आप इससे ऐड कर दो। यहां से यहां कितने महीने में पहुंची है, एक मंथ में। अब ये देखो यहां पे भी अर्थ थी, अब ना जब पास होती है तो अर्थ ना कुछ ज्यादा एरिया को, सॉरी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेती है। ये भी देखो यहां से यहां तक के कितने दिन में पहुंची, एक मंथ में, एक मंथ में, 1 मंथ। यहाँ पे 1 मंथ में कम डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे 1 मंथ में ज्यादा डिस्टेंस कवर करी। तो जब आपने ऊपर स्पेस से ये फोटोग्राफ खींची ना, तब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एक महीने में कम डिस्टेंस और एक महीने में ज्यादा डिस्टेंस, लेकिन एक चीज कॉमन थी, यहाँ जो एरिया इसने ये स्वैप किया है, यहाँ पे भी पता है सेम एरिया स्वैप करो। तो अर्थ ऐसे मूव करती है या कोई भी सैटेलाइट कि वो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वैप करता है। और वो इक्वल एरिया देखो dA/dt ये होता है क्या, कांस्टेंट, ये होता है क्या, कांस्टेंट। और dA/dt की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, हाफ आरवी। कल हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। तो देखो हाफ आरवी, अगर dA/dt कांस्टेंट है तो हाफ आरवी भी क्या है, कांस्टेंट। आरवी टू इधर चला जाएगा, इसका मतलब आर इंटू वी कांस्टेंट है, आर इंटू वी कांस्टेंट है, आर इंटू वी कांस्टेंट है। देखो यहां से ध्यान से कश्यपी, ये एलिप्टिकल पाथ है, अर्थ यहां पे है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, R1। थोड़े दिन के बाद अर्थ यहां पहुंच गई, तो अब ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, R2। जब वो यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V1, और जब यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2। लेकिन एक खास बात है कि रेडियस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है, यानी R1V1 इज इक्वल टू क्या है, R2V2। तो मैं क्वेश्चन में आपको ना एक रेडियस और उसकी वेलोसिटी दे दूंगा, फिर एक दूसरी रेडियस दूंगा और बोलूंगा वहां वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर मुझे बता देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया में यही हो गया। उसके बाद तीसरा क्या था, लॉ ऑफ पीरियड। तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसमें ये बोलता है कि देखो ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, यही इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब जो प्लूटो है वो देखो इस ऑर्बिट में घूमता है, इस ऑर्बिट में, उसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड भी क्या है, ज्यादा है। मतलब जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टाइम पीरियड। तो दोनों के बीच में ना एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, T² इज प्रोपोर्शनल टू R3, T² इज प्रोपोर्शनल टू R3, जहां पे T² इज इक्वल टू, हम लोग ना यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस कांस्टेंट की ना एक वैल्यू होती है। ये जो Ks होता है ये किसके इक्वल होता है, 4π² अपॉन G/ms। देखो यहाँ पे ये क्या है, ms मास ऑफ द सन है, क्योंकि जनरली क्या होता है, प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हम यहाँ किसका मास रखेंगे, जिसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक सैटेलाइट, तो यहाँ पे आप किसका मास रखोगे, अर्थ का। ठीक है, मून हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अगर मून के लिए आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे किसका आप मास रखोगे, अर्थ का, जिसके चक्कर लगा रहे हैं उसका मास।
लेकिन केपलर ने जब इसको डिराइव किया था ना, तो यहाँ पे मास ऑफ द सन बोल दिया था। उस समय उनको पता नहीं था कि हम लोग सैटेलाइट भी बनाने वाले हैं जो कि आगे जाके रिवॉल्व करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मास ऑफ द सन बोल दिया था। तो लिखना हमको मास ऑफ द सन है, लेकिन उसको समझना ये है कि भाई जिसके अराउंड चक्कर लगाएंगे ना, उसका हमको यहाँ पे मास रखना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा मास ऑफ सन यहाँ पे। इसके बाद क्या देखा था? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है 8.5। एग्जांपल है 8.5, लिखो क्वेश्चन। द प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स। द प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स। जैसे हमारे पास एक है ना मून, वैसे मार्स के पास दो दो मून्स हैं। 2 मून्स, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। अच्छा, मार्स के दोनों मून का नाम पता है हमको, फोबोस और डीमोस। जिसको पता हो वो हाथ उठाए। हमारे अर्थ का जो मून है उसका नाम क्या है? मून का नाम मून है, लूना। हाँ, लूना। हमारा जो मून है उसका नाम क्या है? लूना। इसलिए हम लोग बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो हमारे मून का नाम क्या है? लूना, LUNA। याद रखना इस चीज को, ठीक है। फोबोस एंड डीमोस। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना नंबर 1। फोबोस हैज अ पीरियड 7 hours 39 minutes। फोबोस हैज अ टाइम पीरियड 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर। 10 to the power 3 किलोमीटर। ये फोबोस की बात हो गई, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ये क्या बात हुई? इसका सब कुछ डेटा दिया, बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ये फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, उसमें नीचे किसका मास लिखते हैं? जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये मार्स का मून है, तो चक्कर किसके लगाएगा? अर्थ के, मार्स के। जिसके चक्कर लगाते हैं उसका मास नीचे रखना है, तो उसका मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे है। अब नंबर 2, assume that earth and mars moves in circular orbit। assume that earth and mars move in circular orbits around the sun। around the sun with martian orbit। with martian orbit, यानी जो मार्स का जो ऑर्बिट है ना, अर्थ के ऑर्बिट से 1.52 टाइम्स ज्यादा है, ये लिख पा रहा हूं मैं। विथ मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो भी ऑर्बिट होगा ना, उसका 1.52 टाइम्स ज्यादा है। बात खत्म, फुल स्टॉप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर? व्हाट इज द लेंथ, यानी कि मार्स में एक साल कितने दिन का होगा, ये निकालना है। मतलब क्या निकालना है? टाइम पीरियड। वेरी गुड, टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो देखो, पहला वाला तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। दूसरा वाला देखो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर क्यूब। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब लिख सकता हूं। अर्थ के लिए अर्थ का टाइम पीरियड और अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस। मार्स के लिए मार्स का टाइम पीरियड और मार्स का ये। अब इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, ऑर्बिटल रेशियो 1.5 टाइम्स। मार्स का ऑर्बिट 1.5 टाइम्स ज्यादा है इससे, तो इनका रेशियो दिया है। इसकी वैल्यू तो पता है आपको, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है? 365 डेज। ये निकाल सकते हैं। तो दोनों क्लू है आपके पास, एक बार कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो अगर बुक है तो उसको अभी बंद कर दो, यहाँ पे अपन खुद से कोशिश करेंगे।
तो पहले वाले क्वेश्चन में मास निकालना है तो बच्चे निकाल लेंगे। अपने शीट में फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा, टाइम पीरियड वाला है ना। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फोबोस एंड मार्स की। फोबोस एंड मार्स, मार्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है फोबोस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। किलोमीटर में दिया है, मीटर में रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दी थी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको दे रखा था 7 hours 39 मिनट। 7 hours यानी कि 420 मिनट्स प्लस ये तो हो जाएगा 459 मिनट्स। 459 मिनट्स। तो इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 459 इंटू 60 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अभी मिनट है 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स बन जाएगा। अब बात आएगी सर इसको सेकंड वेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल जी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ और यूनिट एग्जैक्टली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। तो जब इसकी यूनिट में मीटर और सेकंड आ रहे हैं तो बाकी सबको भी आपको मीटर और सेकंड में रखना पड़े, इसीलिए मैंने इसको मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। बस यही गलती होती है जो होती है, बाकी फिर कहीं गलती नहीं होती। तो यहां से देखो मास निकालने के लिए मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी ऊपर क्यूब होगा, क्यूब अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 459 इंटू 60 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। कोशिश करके एक रफ वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करो। देखो पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर में उसको ऑलमोस्ट 10 लिख सकता हूँ, ऑलमोस्ट। आंसर मुझे पता है करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बिना कैलसी के तो यही कर सकते हैं। 9.4 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर 18 6.7, तो देखो थोड़ा सा भी ये सॉल्व करने लायक दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे देखो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40।
और अगर ये 7 होता तो 6 टाइम 40 में चला जाता, लेकिन ये 7 से कम है और ये भी तो 42 से कम है। इसको इसको कट करोगे तो 7 ऑलमोस्ट मिलना चाहिए। देखो 42/7 होता तो आपको क्या मिल जाता, 6 मिल जाता। ये 42 से कम है, ये भी तो 7 से कम है, तो कट करने पे क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट 6 मिलेगा। तो ऐसे एक रफ एस्टिमेशन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको कट कर दूंगा, इससे ये दोनों कट हो गए और मुझे मिलेगा ऊपर 6। ऐसी और कोशिश करो, पहुंचो एक रफ वैल्यू तक। अच्छा एक बात बताओ, 46 × 2 कितना होता है? 92। 46 और यहाँ पे 92 टाइप का कुछ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो नीचे देखो 46 × 100 कर देना, क्योंकि ये 460 था, और ऊपर में 94 × 94 एक्स्ट्रा, वो कहां से लाओगे, यहां से लाओगे 9.4 को 94 बनाने के लिए। कोशिश करो कोशिश करो। कितना है आंसर? 416 kg। ये नीचे माइनस में है ना, ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगा। हाँ भाई कोशिश करो प्लीज, क्योंकि एग्जाम में वहां आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं पूरा इकट्ठे नहीं बता रहा हूँ, पार्ट पार्ट में बता रहा हूँ। इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैंने लिख लिया 6 × 94 × 94 × 9.4। अब ये दोनों को 94 कैसे बना लिया, उसके लिए इसने ना 2 बार 10 अपने दे दिया, तो ऊपर में क्या बचा होगा, × 10⁻16। वेरी गुड। अब नीचे देखो, चलो ये 10⁻11 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में इसको अपन वो कर लेंगे, इंटू 46 × 46 इंटू क्या बच जाएगा, 10 का स्क्वायर। एक मिनट, 46 × 10 क्योंकि 460 का स्क्वायर है तो दोनों में से 0 0 निकलेगा, इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ऊपर एक 6 दिख रहा है ना, तो काटने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करो। 46 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, हमें पता है 92 होता है, लेकिन अभी रफ एस्टिमेट, ये भी 2 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद नीचे एक 6 से ये वाला 6 उड़ जाएगा, नीचे फिर एक ही 6 बचा और ये 9.4 बचा। चाहो तो उसको भी 94 बना के इसको 10⁻15 कर लो। करो करो, किसका आंसर कितना क्लोज निकलता है देखते हैं। 417 × 10⁻21। थोड़ा सा अलग आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा क्या मोबाइल से कर लिए थे? तो आपको ये देखना है कि आप कितना एक्यूरेट पहुंच पा रहे हो, यहां से यही प्रैक्टिस है। देखो 3.14 का स्क्वायर कितना होता है, देख सॉल्व करके, मोबाइल से निकाल लो। 3.14 ये है अपने पास, 3.14 का स्क्वायर 9.85 होता है, जिसको हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। अपने 9 लिख लिए थे, मतलब 10 होगा करके, क्योंकि 3.17 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 3.17 का ना 10.02 मतलब 10 होता है, तो 10 के करीब आएगा ना 3.14। हाँ चलो हो गया।
इतना समय नहीं लेना है फटाफट। इसको सॉल्व करना है और आंसर तक के पहुंचना है। अदिति कितना है आंसर? देखो एकदम पूरा आंसर तक के पहुंच के क्यों वहां रुक गए थे? अब देखो देखो देखो, यहाँ देखो, सब लोग ने अपना अपना कर लिया। अब यहाँ देखो, अभी तक के हमने तो कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई किया ही नहीं है कि नहीं? अब देखो 46 से ये चला गया 2 बार, 46 से ये चला गया 2 बार, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर हट गया, 6 हट गया। यहाँ पे देख लो एक बार, ये काम आएगा। तो देखो ऊपर में क्या बचा, 9.4, या मैं इसको 94, एक मिनट, ये देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 94 इंटू 10⁻16, हाँ 9.4 है, डिवाइडेड बाई यहां कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻4, ये इससे हो जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻7, 10⁻−7। अब देखो ये ऑलमोस्ट 10 है भाई, इतना हम लोगों ने रफ एस्टिमेशन लिया ना, इतने पे ही काम होगा। ये ऑलमोस्ट 10 के इक्वल है। तो देखो ये कितना हो जाएगा ऊपर में 40, तो 40 इंटू 10⁻16 अपॉन 6 इंटू 10⁻−7, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻23, 6 6 36, तो 6 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻23। और बुक में कितना है 6.5 आया है, 6.48 है ना, मतलब 6.5, बुक में 6.5 है, हम लोग 6.6 तक के पहुंच गए। क्या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किए अच्छे से अभी तक के? पूरा रफ एस्टिमेशन 6.5, 6.6 तक के पहुंच गए। इसके बाद स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, देखो उन्होंने 9.4 को 10 ले लिए थे, तो आंसर जो 6.6 आ रहा है ना, उसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा कम ले लेते। 9.4 ये बहुत बड़ा हमने चेंज ले लिया था, तो क्या किया उन्होंने एक्यूरेसी के लिए कि भाई ये पूरा 40 नहीं मिलेगा, ये कितना मिलेगा 38 कुछ मिलेगा। 38 में कितनी बार जाएगा, समझ रहे हो ना? अगर ये 10 होता तो 40 मिलता, लेकिन ये पूरा 10 नहीं है, तो ये कितना मिलने वाला है 38 कुछ। 38 के लिए 6.6 नहीं होगा, 6.4 6.5 समथिंग कुछ होगा। तो रफ एस्टिमेशन है यार, कितना करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का मेन आउटकम क्या था, ये कैलकुलेशन करना। ग्रेविटेशन से यही प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी रेट वैल्यू आती है, इसीलिए। हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। चलो इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करो। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। अर्थ के लिए टीई का स्क्वायर, इसके लिए टीई का आर क्यूब, और मार्स के लिए मार्स के आर एम का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बच जाएगा, टी एम अपॉन टी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू के से के कट जाएगा, आर एम का स्क्वायर अपॉन आर सॉरी क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब, है ना कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइम को किस में रखना पड़ेगा हमें, नहीं, देखो अगर तुम नीचे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, जिससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में भी तो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो आपस में कट जाएगा। एक बात बताओ, 1 घंटा और 2 घंटे के बीच में रेशियो कितना होता है, 1/2। इसको मिनट में कन्वर्ट करो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो, अभी भी रेशियो कितना है, 1/2। तो किसी भी यूनिट में लो रेशियो तो हमेशा सेम रहता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेशियो आएगा ना, रेशियो, तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसी को रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी में हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर आप सेकंड में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन फालतू की हो जाएगी। देखो जिनको समझ में नहीं आया, देखो यहां पे मैंने लिखा क्या, टी एम इंटू 60, अच्छा ये डेज में है ना, हाँ तो देखो डेज में दिया हुआ है अर्थ का, अर्थ के लिए 365 डेज होता है, इंटू एक डे में 24 घंटे, एक में 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो अर्थ, तो मास के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ये दिन है, डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 स्क्वायर, ये पूरा कट नहीं जाएगा एक दूसरे के साथ, तो हम क्यों रखें ऐसी चीज, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको डेज में ही रख देते हैं, तो आंसर भी हमारा डेज में आ जाएगा। टी एम अपॉन टीई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो टी एम टाइम पीरियड ऑफ मार्स निकालना है, अर्थ का हमको पता है 365 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 1.52 टाइम्स देन अर्थ अपॉन अर्थ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मार्स का जो ऑर्बिट है ना, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1.52 टाइम्स ज्यादा है, तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 1.52 ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको कट कर देंगे और बताओ आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो और टीएम निकालो। हाँ 449 नहीं, आंसर आया 684 डेज। हाँ आंसर आया इसका 684 डेज। हाँ 1.23, उसके बाद उसका क्यूब रूट भी लेना है ना, तुम, हाँ क्यूब रूट नहीं लिया इसीलिए। चलो आया कि भाई, यहाँ देखो, चलो हो गया हो गया हो गया, यहाँ देखो आर ई से आर ई कट जाएगा। अब देखो ये 1.52 दिख रहा है,
इसको 2 ले लेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें डिफरेंट अप्रोच होगी। इसको 2 ले लिया यानी कि आपने 25% बढ़ा दिया, और 25% बढ़ाया और उसका क्यूब भी कर दिया, तो कितना ज्यादा एरर हो जाएगा, है ना? तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। जब भी ऐसा स्क्वायर क्यूब आएगा आपको ना कुछ चीजें ढूंढनी है। जैसे ये 1.52, आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये किसके पास दिख रहा है? 12 स्क्वायर के पास दिख रहा है या 13 के स्क्वायर के पास दिख रहा है? 12 के ज्यादा पास दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसके नीचे 365, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1.52 और इसका क्यूब। भाई ये क्यूब पहले से है ना, और ये जो स्क्वायर था वो वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको मैं कितना लिखूं? एग्जैक्ट 1.2 तो नहीं लिख सकता, 1.2 नहीं लिख सकता ना। 1.44 होता तो 1.2 लिख लेता, 1.44 होता तो 1.2 लिख लेता, लेकिन इसको 1.2 से थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। 1.3 में तो 1.69 हो जाएगा, बीचों बीच भी नहीं है। सोचो ना, 152 इसके बहुत पास है लेकिन इससे दूर है 23। जब आप बार बार करोगे ना तो समझ जाओगे कहां जाके आपको रुकना है। तो 1.23 का क्यूब, इसका क्यूब लेना बड़ा आसान है, और उसको 365 से मल्टीप्लाई करना उससे भी ज्यादा आसान है। कर लोगे इसको? इसका क्यूब लेना पड़ेगा अब, और इससे तो टीएम इज इक्वल्स टू कितना है आपका? हाँ, इनका 682 आया। एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या है? 684 डेज। तो आप समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है? आयुषी, समझ गए? चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक्सप्रेस द कांस्टेंट के, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ आते हैं, हाँ आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, आता है। लिखिएगा, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना के, ये जो कांस्टेंट आता है ये, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि टाइम पीरियड हम किस में लेते हैं? सेकंड में। तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। टी सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब इसकी ना एक्चुअल यूनिट है, लेकिन ये बोल रहा है इसको ना दूसरी यूनिट में बताना है। देखिएगा, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर्स, इन डेज एंड किलोमीटर्स। पहले सेकंड और मीटर में था, अब बोल रहा है इसको डेज, टाइम की यूनिट डे भी है। वहां जाने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। वहां जाने में कितना टाइम लगता है? 10 दिन। बोलते हैं ना 10 दिन लगता है। तो डे जो है वो भी टाइम की यूनिट है। देखिएगा, डेज एंड किलोमीटर्स गिवन, गिवन k is equals to, k is equals to 10 to the power -13 सेकेंड स्क्वायर मीटर क्यूब। इसी को आपको ना किस में कन्वर्ट करना है? डे स्क्वायर अपॉन किलोमीटर का क्यूब, इसमें कन्वर्ट करना है। एक बार कोशिश करो। जैसे कि देखो, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 मीटर। अगर इसको मुझे एमएम में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या लिखता? 1000 mm लिख देता। अगर लिखा हुआ है 2 आवर्स, इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 60 मिनट। समझ में आ रहा है? तो देखो, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, जब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे सेकेंड होता, देखो 2 × 60 × 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। आवर्स को सेकेंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा? हाँ,
जैसे कि 1 डे है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 1, एक दिन में 24 घंटे, उसमें 60 मिनट, उसमें 60, तो ये बन जाएगा सेकंड। देखो देखो देखो, अरे यहां देखो, 1 डे इज इक्वल्स टू 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड को डे में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्लू मैंने दे दिया है, एक बार कोशिश करो। चलो भाई, 10⁻⁻13 था ना, 13 सेकंड का स्क्वायर मीटर का क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻13। देखो सेकंड को मुझे कन्वर्ट करना है डे में, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एक दिन में तो बहुत सारे सेकंड होते हैं, लेकिन एक सेकंड में कितने दिन होते हैं, बहुत कम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो सेकंड को जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, किससे, 24 × 60 × 60। और यहाँ सेकंड नहीं है, सेकंड का क्या है, स्क्वायर। तो सेकंड के स्क्वायर, सेकंड की जगह पे मैंने क्या लिखा, इतना दिन, इतना दिन मल्टीप्लाइड बाई। अच्छा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। दोनों साइड 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ का क्यूब। 1/1000 है ना, तो उसको 10⁻³ लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे, अब इसमें बचा ही क्या है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और आप लोग फाइनल आंसर तक के पहुंचोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.33। आंसर बता दे रहा हूं मैं फाइनल, 1.33। अब टाइम क्या हो गया, डे का स्क्वायर अपॉन किलोमीटर का क्यूब। ये फाइनल आंसर बच जाएगा, सॉरी, इंटू 10⁻⁻14। ये आंसर आएगा आपका, 10⁻⁻14 डे का स्क्वायर अपॉन किलोमीटर का क्यूब। चलो आपकी शीट खोल लो, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को करने के लिए 2-4 फॉर्मूले और देख लेते हैं हम लोग। बस फॉर्मूले फॉर्मूले देखेंगे, इससे पूरा बन जाएगा। लिखिएगा हेडिंग, सैटेलाइट मोशन। हमारी हेडिंग आ चुकी है अब, सैटेलाइट का मोशन। हमारे इसरो में साइंटिस्ट जो है वो भेजते हैं सैटेलाइट्स को, हमें उसका मोशन स्टडी करना है, सैटेलाइट का मोशन। तो सैटेलाइट के मोशन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, कि वो कितने टाइम पीरियड में एक चक्कर लगा लेगा, वो वहां पे ऊपर है तो उसके पास में कितनी एनर्जी है, उसकी कितनी वेलोसिटी है। सैटेलाइट के बारे में और क्या देखेंगे, कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, या उसकी वेलोसिटी कितनी है, या वहां पे उसके पास कितनी एनर्जी है। बस यही चीजें हमको डिस्कस करना है। तो सैटेलाइट मोशन, इसमें लिखिएगा नंबर 1, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लिखिएगा, अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m, अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m moving in an orbit of radius, moving in an orbit
of radius small r small r with speed v then required centripetal force is provided by gravitation ये देखो बीच में कोई प्लेनेट है, सॉरी सन है, इसके चारों तरफ, या कोई प्लेनेट है इसके चारों तरफ ना कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो ये सैटेलाइट जो है ना, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है। अगर ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई r। यही फॉर्मूला याद है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई r, जहां पे r क्या है? स्मॉल r, यहां से यहाँ की डिस्टेंस, यहां से जो यहाँ है ना इसकी डिस्टेंस को हम r कहते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v थी। v वेलोसिटी से r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर बाई r। ये फोर्स कहाँ लगता है? हमेशा बाहर की तरफ। तो इसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि भाई इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? इसके ऊपर, इसको खींच रहा होगा। अर्थ हमेशा हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आज की स्लाइड पहला कुछ फॉर्मूला ये था। ये तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये अपनी जगह पे मूव कर पाएगा। बॉडी पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, तभी वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर पाता है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये तो गिर जाएगा, और अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट ऑर्बिट में कैसे घूम पा रहा है? ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पे लिख लो नेक्स्ट लाइन में, ये डायग्राम बना लो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो हर बार अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। जब आप एक पत्थर को धागे से बांध के गोल घुमाते हो तो धागे में क्या आ जाता है? टेंशन। उसके लिए वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हर बार ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप चेंज हो जाता है। इस बार क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। दोनों साइड से देखेंगे हम लोग, कुछ कुछ चीजें कटने वाली हैं, तो उसको हम लोग काट देंगे। तो यहां से हमको ना वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एकदम सुंदर सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर। जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसकी जगह पे ऐसा कुछ लिख लेता, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने कैसे लिख लिया, तो कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे कैसे लिख लिया? मैंने वाला फॉर्मूला लिखा और चुपके से ये वाला फॉर्मूला लिख दिया कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, बट इसको मैंने कैसे लिख लिया? आप लोग अपनी जो शीट है उसमें पीछे देखो, हमने जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखा था उसमें जी एम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं?
कैपिटल G इंटू एम। देखो आज हमने जो फॉर्मूले लिखे थे शीट में, जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखो हमने इसको जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। और भैया ये अर्थ की सरफेस से ऊपर उड़ता है ना सैटेलाइट, अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर है, तो देखो आर प्लस एच, वही तो होगा आर की वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट कहीं पे यूज करूं तो कोई तकलीफ, तो इस फॉर्मूले को भी लिख लेना। हाँ हाँ हाँ। हम्म। उसमें कौन सा वाला आर था? तो देखो इतनी वेलोसिटी होती है उसकी। अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा एक बात बताओ कश्यपी, अगर ये ऐसे बहुत स्पीड में मूव कर रहा था, अगर ये अपनी स्पीड को स्लो कर लिया तो क्या होगा? इस बेचारे ने अपनी वेलोसिटी कम कर लिया तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, यानी उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अर्थ के कारण तो सेम फोर्स लगता रहेगा, तो वो आगे नहीं नीचे अर्थ की तरफ गिर जाएगा। तो पता है सैटेलाइट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा घूमते रहना पड़ता है, घूमते रहना पड़ता है। अगर ये घूमना बंद कर दिया, जैसे कि एक पत्थर को धागे में बांधो और स्पीड में घुमाते रहो, उसकी स्पीड कम करना, देखना वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और आखिरी में चिपक जाएगा इधर। तो वेलोसिटी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो वेलोसिटी हमारे इसरो के साइंटिस्ट को निकालना बहुत जरूरी होता है कि इस वेलोसिटी से उसको घुमाना पड़ेगा तभी वो वहां पे रहेगा, वेलोसिटी कम तो सीधा नीचे खिंच जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इसी फॉर्मूले से निकालते हैं कि हमें हमारा जो सैटेलाइट चाहिए ना वो यहां से इतने किलोमीटर ऊपर चाहिए। तुमको आर की वैल्यू पता है, जीएम और एम तो हमको पता ही है। अब यहाँ पे एक खास बात बताओ कि छोटा सैटेलाइट होगा मतलब हल्का सा, तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, और अगर एकदम भारी सैटेलाइट होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी। किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? दोनों की इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्मॉल एम दिख ही नहीं रहा है, वो तो पहले ही शहीद हो गया है देखो। तो उस ऑर्बिट में, मतलब आर रेडियस के ऑर्बिट में, चाहे आप इस पेन को घुमाओ, चाहे तो एक स्कूल की बस को घुमाओ, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसलिए तो एक ही ऑर्बिट में हम लोग 4-5 सैटेलाइट भी रख पाते हैं, अलग अलग मास के। अगर हैवी वाला सैटेलाइट स्पीड में मूव करता तो छोटे सैटेलाइट को बेचारा तोड़ देता। तो एक ऑर्बिट में एक ही वेलोसिटी चाहिए, चाहे कितने भी मास का हो। वहां पे चाहे आप मून को उठा के रख दो, मून तो कितना हैवी है, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों ने लिख लिया, ठीक है। अच्छा अगर एग्जाम्पल के लिए कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, इतना क्लोज है कि ना आप एच को ना नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, और स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल ले सकते हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपको देता है कि एक सैटेलाइट ऐसा है जो कि अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, तो हम स्मॉल आर की जगह क्या ले सकते हैं? कैपिटल आर। उसने बोला ना बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसी जगह पे? कैपिटल आर। तो बताओ उसको कितनी स्पीड से मूव करना पड़ेगा? लिखो क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट orbiting very close to surface of earth, orbiting very close to surface of earth। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी एम अपॉन आर। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। तो मैं तो वो चाहता है आप लिखो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा ना, जी की वैल्यू, बोलो बोलो बोलो, कुछ याद आ रहा है? 6 पॉइंट, हाँ 6.67 इंटू -11 इंटू अर्थ का जो मास है ना वो करीब करीब 6.2 इंटू 10⁻24 kg है, डिवाइडेड बाई अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 इंटू 10⁻3 मीटर्स। जब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो पता है आपको क्या मिलेगा?
8000 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रट लो, घर जाके सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। तो अर्थ की सरफेस के आसपास कोई होगा ना, तो उसको 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना ज्यादा होता है। आप टाटीबंध से शुरू करोगे तो तेलीबांधा पहुंच जाओगे 1 सेकंड में, यहां से रेलवे स्टेशन के आगे निकल जाओगे 1 सेकंड में। इतनी स्पीड से मूव करते हैं सैटेलाइट। सोच सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड है। उनको उस स्पीड में पहुंचाने के लिए रॉकेट को भी उसी स्पीड में जाना पड़ता है। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के पास है ना, वो रिवॉल्व करते हैं। आपको पता है ना, स्पेस में एक स्पेस स्टेशन भी है जहां पे एस्ट्रोनॉट जाके रुकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो अर्थ की सरफेस से करीब 400 किलोमीटर अबव है। अर्थ की सरफेस सरफेस से 400 किलोमीटर अबव है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस यार, मतलब रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 400 मतलब उसके आसपास ही है। तो जो स्पेस स्टेशन है ना, वो भी 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है हमारी अर्थ के चारों तरफ, स्पेस स्टेशन। ठीक है। हम्म। हाँ, इसलिए तो रॉकेट जो है ना, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। और आखिरी स्टेज में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है रेजिस्ट करने के लिए कुछ भी, और उसके पीछे लगे रहते हैं पावरफुल इंजन्स। इसलिए यहां से जब वो ऊपर जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस कम होने लगा। तो क्या है, छोटा इंजन भी ना अच्छी स्पीड उसको दे देता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें स्टार पॉइंट लिख लेते हैं कुछ, जैसे कि ये जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एस्केप कहाँ कर रहा है, वो तो एक ही ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है ना। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो एक पॉइंट पे जाके स्टेशनरी हो गया। यहाँ पे लिखिएगा स्टार पॉइंट नंबर 1, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी। जो भी ऑर्बिट कर रहा है ना, उसका मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। किसके मास पे डिपेंड करता है, जिसके चारों तरफ घूम रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी। उसके बाद नंबर 2 लिखिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके बाद रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, और असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट पे भी डिपेंड करती है। तो लिखिएगा 3 चीजों पे डिपेंड करती है, पूछता है एग्जाम में किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, कॉमा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड जी ऑफ प्लैनेट, जी ऑफ प्लैनेट। तो स्टॉप इसी में आगे लिखना। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, it also depends upon density of the planet. It also depends upon density of the planet. ये वाला पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। तो डेंसिटी के ऊपर कैसे क्या डिपेंड करता है वो वही देखेंगे अपन, ठीक है। लिखिएगा इसी में तीसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन प्लैनेट, फॉर अ गिवन प्लैनेट, फॉर अ गिवन प्लैनेट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। लिख दिया उसको ऐसे लिख लो, फॉर अ गिवन प्लैनेट v proportional to 1 upon root r, रूट r, रूट r। अब देखो इससे क्या चीज हमें पता चल रही है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कोइंसिडेंस देखो सेम टाइम पे आ रहा है। कोइंसिडेंस देखो, जितने ज्यादा
ऑर्बिट पे वो रोटेट कर रहा है सैटेलाइट, उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम है उसकी वेलोसिटी। देखो ऑर्बिटल रेडियस जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है उतना ही इसकी ना वेलोसिटी कम होने लगती है। तो जो जितना ऊपर है ना सैटेलाइट, जितना दूर है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती है। फॉर्मूले से हमको पता चल गया। क्यों कम हो रही है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसकी अर्थ से डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, जब ये कम हो गया तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम कैसे लेगा, जब अपनी वेलोसिटी को कम करेगा। तो जितना दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स कम हो रहा है, तो ये वाला फोर्स भाई कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा, उसकी वेलोसिटी को कम करके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। कम होती है, कम होती है, जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो हो जाएगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो ये कोई फोर्स लगेगा ही नहीं ना, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट इसमें। अब हमको ये देखना है हमारा सैटेलाइट कितने टाइम में चक्कर लगाएगा हमारे प्लेनेट के। तो अब सेकंड नंबर, जैसे हमने पहला वाला क्या निकाला था अभी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो, ये हमारा प्लेनेट है, सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर इसके ऑर्बिट की रेडियस आर है तो बताओ ये एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये यहां से चल के वापस यहाँ सरकमफेरेंस। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। भाई 2 पाई आर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इतने टाइम में, ये इसका टाइम पीरियड है। तो यहां से हम टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो अभी अभी हमने कैलकुलेट करके रखी है, लिखिएगा इसमें पहले। इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, it is the time taken by satellite to go once, to go once, to go once around the earth, around the earth। नेक्स्ट टाइम में लिख लेना ऐसे करके, t इज इक्वल्स टू, रेशियो लिखवाऊंगा मैं, नेक्स्ट टाइम में लिखना t इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आ गया नहीं फॉर्मूला कैसे आया? वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो 2 पाई आर बाई वी, और वी बच्चों ने अभी अभी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना आया है वी। ऊपर स्मॉल आर दिख रहा है ना, तो नीचे भी ना स्मॉल आर के टर्म्स में लिख के देखता हूं मैं। तो ये आ जाएगा कितना, 2 पाई आर, और नीचे कितना लिख दूं बताओ, GM/R। अब देखो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 पाई आर अपॉन GM, ये वाला उछल के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इतना। इस वाले आर को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंदर जाके स्क्वायर, अंदर जाके आर स्क्वायर होगा तभी तो बाहर निकल सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल टू 2 पाई आर का क्यूब अपॉन √GM। अब ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो एक ही अंडर रूट में लगा देते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई √R³ अपॉन GM। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, सीधा फॉर्मूला याद रखो। किसको, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं आगे, जो GM है उसको मैं क्या लिख सकता हूं,
जी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, वैसे तो इसी में काम हो जाता है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू, बताओ 2 पाई, कश्यपी देख के बताओ, जीएम को हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, तो हमने इसको लिख दिया जी आर का स्क्वायर, और ऊपर जो स्मॉल आर है उसको आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस एच, क्योंकि सैटेलाइट तो अर्थ की सरफेस से ऊपर ही होता है। क्या कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के अंदर है? नहीं है ना, सब तो ऊपर ही है, तो हम इसकी जगह पे कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो यहां तक के बच्चों ने बना लिया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की सरफेस के एकदम पास है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ की सरफेस के एकदम पास है, तो वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेगा? अर्थ की सरफेस के एकदम पास है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर ही लिख सकते हैं। कैपिटल आर का क्यूब है, तो आर अपॉन जी बस बच जाएगा। जब उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे ना, तो पता है आपको क्या मिलेगा, 84.6 मिनट्स, यानी कि इतने मिनट में वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अर्थ की सरफेस के एकदम पास अगर कोई सैटेलाइट है ना, तो एकदम जल्दी से वो एक चक्कर मार लेगा, क्योंकि आपको पता है अर्थ की सरफेस के जितना पास होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, तो जल्दी से एक चक्कर को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या होगा कि आर जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैपिटल आर है। तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ऊपर बचेगा आर, नीचे बचेगा जी। अर्थ की रेडियस सब बच्चों को पता है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, और जी की वैल्यू भी पता है 9.8। तो आपका जो आंसर आएगा, अगर उसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, तो ये हो जाता है 84.6 मिनट। इसको हमें याद रखना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद आप वैल्यूज पुट करके सीधा लिख देना 84.6 मिनट, बार बार कैलकुलेट क्यों ना करेंगे। 84.6 मिनट आंसर आता है। और अगर आर में अगर पूछ ले फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1.4 आवर्स हो जाता है। देखो 90 मिनट होता तो 1.5 घंटे हो जाते, 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स, ये कम है ना, तो समझ जाओ 1.4 आवर्स। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग, थर्ड है। अब इसकी एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। लिखिएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। लिखिएगा नीचे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो, ये जो हमारा सैटेलाइट था, इसके लिए हमने क्या लिखा था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, हमने ये सब कुछ लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे मैं m से m को कट ना करूं, देखो ये वाली इक्वेशन को मैं फिर से वहां पे लिख रहा हूं कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में इक्वल है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर से मैंने इसको कट कर दिया, और दोनों साइड 1/2 लिख दिया, दोनों साइड 1/2 ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, Gmm/2r। समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ी देर पहले लिखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल क्या होता है, F, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r²। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी तो वो घूम सकता है। तो मैंने r से r² को काट दिया, अब दोनों साइड हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जो आप हाफ mv² पढ़ते थे, अब वो नए रूप में आ गया है, Gmm/2r। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, Gmm/2r, Gmm/2r। हाँ हाँ, आगे लिखो। नेक्स्ट लाइन में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, -Gmm/r, -Gmm/r, -Gmm/r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है इसकी, -Gmm/r। पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास, नीचे लाइन में लिखिएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ke प्लस pe। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, Gmm/2r प्लस माइनस ऑफ Gmm/r। इसको सॉल्व करने पे क्या बचेगा, -Gmm/r। ये कैसी एनर्जी है जो माइनस में आ रही है, तो जो सैटेलाइट घूम रहा है ना हमारे चारों तरफ, उसकी एनर्जी कैसी है, -Gmm/r। अभी लिखो, इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। मुझे लग रहा है मैं वही चैप्टर फिर से पढ़ा रहा हूँ। -Gmm/r, -Gmm/r। क्या एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा देखो, मैं इस तरफ गया तो मैंने 5 जूल एनर्जी लगाई, +5 जूल। क्या मैं इधर आऊंगा तो ये -5 जूल है क्या, नहीं, ये भी 5 जूल ही है। लेकिन इस डायरेक्शन में आप बोलोगे सर 5 जूल एनर्जी इस डायरेक्शन में -5 जूल, तो नहीं, डायरेक्शन बस बता रहा है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ना, वो क्या बताता है कि ये एक बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। आप एक बात बताओ, आप है, आपने आपके खाते में अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज रखे हुए हैं, +1 करोड़ रुपीज। आप कहीं भी जाना चाहो आप बिंदास जा सकते हो। लेकिन अगर आपके खाते में, आप विजय माल्या हैं, आपके खाते में जो है ना -1 करोड़ रुपीज लिखा हुआ है, तो क्या आप इस देश को छोड़ के जा सकते हैं, नहीं। वो चला गया, उसकी बात अलग है। तो देखो माइनस का मतलब क्या है, आप बाइंडेड है, बाउंडेड है, आप नहीं जा सकते छोड़ के। तो जब भी किसी की एनर्जी आपको नेगेटिव दिखेगी ना, इसका मतलब क्या है, वो बाउंडेड एनर्जी, वो किसी के साथ बंधा हुआ है। उसको वो एनर्जी दोगे ना तभी वो छोड़ के जा सकता है। तो जैसे आपके अकाउंट में -1 करोड़ रुपीज दिख रहे हैं, आपको जाने नहीं मिलेगा इंडिया से बाहर। लेकिन अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दे दूं, तो आपके अकाउंट में अब कितना हो जाएगा, 0। अब आप जा सकते हो क्या, हाँ, अब आप फ्री हो। मतलब बैंक आपको अब जाने देगा ना। तो ये माइनस साइन हमको ना ये बताता है कि वो बाउंडेड एनर्जी है। तो हमारे सैटेलाइट की एनर्जी कैसी है, निगेटिव, यानी कि वो बाउंडेड है। वैसे कोई नेगेटिव जैसी चीज नहीं होती एनर्जी में, लेकिन ये नेगेटिव साइन हमको क्या दिखा रहा है, कि ये बाउंडेड एनर्जी है। क्या समझ में आया? तो देखो नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है, ये बाउंडेड एनर्जी है। इसको अगर उस सेट प्लेनेट से अगर इसको फ्री करना है, तो उसको इतनी एनर्जी दे दो, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, अब बेचारा जा सकता है। ठीक है, लिखिएगा। अच्छा एक और चीज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को, एक तो ये फॉर्मूला है Gmm/r। इसको मैं क्या लिख सकता हूं और,
सोचो कुछ, क्या लिख सकते हैं? Gmm/r। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं -Gmm/2r, तो आप तो चिल्ला उठोगे सर 2r कैसे लिख दिए। तो मैं बोलूंगा यार मैंने 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, अब तो लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं। और ये किसकी वैल्यू होती है? काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ½ mv²। ½ mv², वो 2 से ये 2 कट जाएगा, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? -mv²। ठीक है, तो हम लोग इसको -mv² भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले ना जब 8-10 बार आप लोग डिराइव करते हैं तो दिमाग में रहते हैं, एक बार पढ़ने पे किसी के भी दिमाग में नहीं रहते, तो आपको घर जाके इसको रिवाइज करना है। फिजिक्स का यही रूल है, पहले आप कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते हैं सो दैट आपके दिमाग में रिटेन करें, उसके बाद उसको आप अप्लाई करना सीखते हैं। गाड़ी चलाना जैसे आप सीखते हैं वो भी एक फिजिक्स है। पहली बार में जैसे ही बता दिया उसने इंस्ट्रक्टर ने, आप अगले दिन लेके निकल जाते हैं हाईवे पे? नहीं, उसको कई बार प्रैक्टिस करते हैं। और इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ बता दिया, आप बोलेंगे अगले दिन अब देखो चलानी तो आई नहीं रही, उसने सिखाया ही नहीं ढंग से। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल एनर्जी का देखो मैंने 2 फॉर्मूला बताया, एक -Gmm/r और एक क्या होगा? -mv²। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। और जो आप लोगों को शीट मिली है उसके क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं सब बनाने की कोशिश करना। और जो क्वेश्चन अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको आंसर वेरीफाई करना है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना कि सर मेरे को आंसर शीट भेजिए इसकी, मैं आपको सॉल्यूशन शीट भेज दूंगा। अभी तक की एक भी मैसेज आया नहीं है, मतलब किसी ने सॉल्व किया नहीं है। ठीक है, चलिए रीमा आप लीव कर सकते, थैंक यू।